नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो संस्कृत का जो एग्ज़ाम है, जिसमें आपका चाहे UGC नेट का एग्ज़ाम है, क्योंकि UGC नेट जो है इसके भी फॉर्म जहाँ निकल चुके हैं, लास्ट डेट वगैरह फीस कितनी है, तो वह सभी जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर जो हमारे द्वारा हाल ही में वीडियो बनाई गई है, या फिर वो वाली जो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप डिटेल को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चाहे आपका CTET का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी अन्य TET का एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि इन्हीं में से जो आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया है, का रीति वर्तते यस्याम छात्रः चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्ति। तो रीति कौन सी है जिसमें जो छात्र हैं वो चित्रों को देखकर प्रश्न जो उनके उत्तर लिखते हैं? आगमन, प्रश्न, सूत्र या चित्त रीति। और इसमें जो मानी गई है जो ऑप्शन बी वाली है, तो कौन सी होती है रीति जिसमें चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं? तो उसे प्रश्न उत्तर रीति कहा गया है। तो प्रश्नोत्तर रीति क्या होती है, इसकी जो डिटेल है उसको देख लेते हैं। तो ये जो प्रश्नोत्तर रीति है, इसके माध्यम से छात्रों को चित्र दिखाकर प्रश्न फिर उनके चित्त लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। और जो प्रश्नोत्तर रीति है इस छात्रों के कोश ज्ञान के लिए उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ रीति इसको माना गया है, क्योंकि इस रीति में छात्रों का प्रश्नों से साक्षात्कार सुनिश्चित होता है। या जैसे गद्यांश दे दिया जाता है और उसके सामने या फिर चित्र हो, चित्र में देखकर मतलब ये चित्र है और इसमें से आपने जो क्वेश्चन है वो भी फिल करने हैं देखकर। तो कई तरीके हैं यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन लिखने के, चाहे तो गद्यांश हो या फिर ये चित्र हो। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषाया शिक्षण या केंद्रम भवति पुस्तकम बालकः संपट या फिर अध्यापक। तो भाषा शिक्षण में जो केंद्र है, और केंद्र कौन होता है? तो ये बालक होता है। पहले जो केंद्र बिंदु है वो अध्यापक होता था, उसके बाद फिर शिक्षा जो है उसका पैटर्न बदला, फिर बालक जो केंद्र बिंदु होता है। तो भाषा शिक्षण के केंद्र बिंदु कौन है? बालक है, क्योंकि अध्यापक बालक को ही शिक्षा देता है। क्योंकि अब जो पैटर्न भी बदल चुका है, नियम भी बदल चुके हैं। पहले जो है अध्यापक अपनी मर्जी के अनुसार जो सिलेबस वगैरह है, एग्ज़ाम पैटर्न सभी कुछ वो तैयार करता था, और अब जो यहाँ पर जो बालक हैं उनको अनुसार जो एग्ज़ाम पैटर्न है या फिर जो सिलेबस वगैरह है जो भी है वो सारा बालक के स्तरों के अनुसार ही बनाया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, व्याकरण शिक्षण से यत् उद्देश्य वर्तते तत् अस्ति। व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वह होता है लेखन सौंदर्य, भाषा दोषों का ज्ञान, श्रवण दक्षता या शब्द भंडारस्य वृद्धि ही। तो व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वह है, तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है ऑप्शन बी वाला। कौन सा? भाषा दोषों का ज्ञान होना। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषाओं में जो दोष होता है उसका ज्ञान कराया जाता है, और व्याकरण के माध्यम से ही वर्तनी त्रुटि को दूर किया जाता है। तो ये कौन सा माना गया है? भाषा दोष का ज्ञान होना, उसके बारे में जानकारी होना, पता होना। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, संस्कृत भाषा शिक्षण मौखिक अभिव्यक्ति यत् साधनम वर्तते। तो भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति में जो साधन है, चर्चा, परिचर्चा, कथा कथनम, कविताएं पाठ करणम या उपयुक्तानि सर्वाणि, उपयुक्त सभी जो ऊपर दिए गए हैं। तो संस्कृत भाषा शिक्षण मौखिक अभिव्यक्ति यत् साधनम वर्तते, और उसको क्या कहा गया है? तो उसमें जो ऑप्शन डी वाला माना गया है, जिसमें चर्चा, परिचर्चा, कविता पाठकरण, कथा कथन, तो ये सारे के सारे यहाँ पर माने गए हैं। तो ये चर्चा, परिचर्चा, कथा कथन, कविता का पाठ करना, तो ये सभी क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे पद्यांश होते हैं जो बोलकर पढ़े जाते हैं।
उसके बाद है भाषाया पठन समय ये चेत छात्र अशुद्धम उच्चारण करोति तथा करनी है। भाषा पढ़ने के समय यदि कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो अब क्या किया जाना चाहिए? छात्र शुद्ध उच्चारण निर्देश दातव्य है। शुद्ध उच्चारण वारंवारम लेखनम कारणीयम, शुद्ध उच्चारण वारंवारम अभ्यास कारणीय या उचित दंडम दातव्यम। तो इसमें जो सही कौन सा है? और सही है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला। तो अगर अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसमें क्या किया जाना चाहिए? शुद्ध उच्चारण के लिए बार बार अभ्यास कराया जाना चाहिए। कई बार आपने देखा भी होगा, जैसे क्लास में बच्चे कोई शब्द जो है उसको गलत कर देते हैं तो उसको क्या है वो लिखने के लिए दे दिया जाता है, जैसे 10 बार लिखो भाई इसको या 20 बार लिखो। तो इस प्रकार से जा उसको उसी शब्द को जा सही करने के लिए अभ्यास कराया जाता है। तो निरंतर अभ्यास से क्या उच्चारण में शुद्धता आती है। उसके बाद है शिक्षाया कृते समाज औपचारिक साधनम यत् वर्तते। शिक्षा के लिए समाज में औपचारिक साधन है समाचार पत्रम, चलचित्रम, गृहम या फिर विद्यालय है। तो शिक्षा के लिए समाज में औपचारिक साधन कौन सा माना गया है? और इनमें जो औपचारिक जो साधन है तो ये जो ऑप्शन डी वाला है विद्यालय। तो शिक्षा ग्रहण करने के जो विद्यालय है वही औपचारिक साधन होता है, इसलिए शिक्षा विद्यालय में ग्रहण करनी चाहिए, जो कि एक औपचारिक साधन माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन है यदा छात्र कक्षायां गृह कार्यं न कृत्वा गच्छति तदा शिक्षकेन किं कर्तव्यम्। यदि कक्षा जो है क्लास उसमें कोई छात्र जो है बच्चा कोई घर का काम जो होता है होमवर्क जो दिया जाता है वो करके लेकर नहीं आता है, तब एक शिक्षक के रूप में क्या किया जाना चाहिए? तस्य कारणं ज्ञातुं प्रयास कर्तव्य है। दंडम दत्वा गृहं प्रेषयतु, पर ध्यानाध्यापकं प्रति प्रेषणीय है या न किमपि करणीय है। तो अगर कोई बच्चा होमवर्क करके लेकर नहीं आता है तो एक टीचर जो होता है उसका जो सबसे पहला जो काम होगा तो यह बच्चे से पूछे कि तुम जाए जो होमवर्क जो दिया गया था वो करके क्यों नहीं लेकर आए हो, ना कि उसको डंडे से पीटे और घर भेज दे, नहीं जो प्रधान अध्यापक है उसके पास लेकर जाए या कुछ भी ना करे। तो ऑप्शन ए जो है उसको माना गया है। हो सकता है कोई मजबूरी भी हो सकती हो जिसके कारण से जो होमवर्क है वो न किया गया हो, तो पहले उसी के बारे में पता करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कक्षा निरंतर रीते है या लाभ वर्तते शास्त्री। तो इसके क्या लाभ है? छात्राणाम अनुशासन लाभ है, शिक्षकस्य कार्यभारस्य न्यूनता, अध्यापकस्य अनुपस्थितोऽपि शिक्षण कार्यं या उपयुक्त लाभ प्रेमेव, या फिर ये तीनों लाभ है। और लाभ जो है यहाँ पर फिर इसमें ऑप्शन डी को माना गया है, तो जिसमें छात्र अनुशासन लाभ हो गया, शिक्षा कार्यभार न्यूनता और यह अध्यापक अनुपस्थितोऽपि शिक्षण कार्य, तो इन सभी को जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद जो यहाँ पर हमारे जो गद्यांश है वो आ जाता है, और जिसमें से आपने क्वेश्चन फिल करने हैं। तो गद्यांश जो होता है उसको आपने एक बार में ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ताकि बार बार आपको गद्यांश चाहे देखना ना पड़े और आपका जो समय है वो भी बच जाए। तो यहाँ पर है 1948 ईस्वी संवत्सरे आंग्ला नाम अंतिम प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन है, चक्रवर्तीनम राजगोपालचार्यम अंगल साम्राज्य प्रतिनिधि रूपेण संस्थाप्य स्वदेशम प्रतिनिधित्व है। तो कब 1948 ईस्वी संवत्सर में अंग्रेजों के अंतिम प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन चक्रवर्ती श्री राजगोपालचारी जो है, इनको अंग्रेजी जो साम्राज्य था इसका प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करके सौंपकर अपने देश आ जाते हैं। और 1950 ईस्वी संवत्सरे संविधान से निर्माण कार्य परिसमाप्ति भारतम पूर्णपेण स्वतंत्रम जातम। और 1950 ईस्वी संवत्सर में संविधान निर्माण जब हुआ था, संविधान निर्माण कार्य परिसमाप्ति, इसका निर्माण का कार्य जब समाप्त हो गया तो भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। श्री राजेंद्र प्रसाद हैं भारत से प्रथम राष्ट्रपति ही निर्वाचित हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे श्री राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और श्री जवाहरलाल नेहरू चाहे प्रधानमंत्री ही, और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू। आंग्ला नाम स्थानीय सर्वज्ञ भारतीय अधिकारी संस्थापित है। और जो अंगल जो स्थान थे इन पर सभी जगह भारतीय जो अधिकारी थे वो
स्थापित हो गए थे। पहले जो अंग्रेज, जहाँ पर अंग्रेज थे, उनकी जगह पर भारतीय जो अधिकारी थे वे आ गए थे। और स्वतंत्र भारतीय निरीपाणाम राज्य नाम च समस्या नितराम जटिल आसीत। और स्वतंत्र भारत में राजाओं और राज्यों की जो समस्या थी वो निरंतर जटिल थी, मतलब बहुत मुश्किल थी। भारत से मह्यान भूभागा राज्य से विकीर्ण ही विभक्त आसीत। भारत के बहुत बड़े जो भाग जो थे वो राज्यों में बटे हुए थे। और राज्य नाम संख्या भी 60 शतक परिमिता बहुत। और जो राज्य थे उनकी संख्या भी 600 के आसपास थी। 60 शतक परिमिता अभवत। तो इनके राज्यों की जो संख्या वो भी 600 के आसपास जो हो गई थी, अभवत हो गई थी, क्योंकि ये हो गई थी प्राचीन काल वाली बात है। तो लंग लकार जो है उसमें रूपये बना है और भूतकाल में। श्री वल्लभ भाई पटेल महोदय भगीरथ प्रयत्न नीति चातुर्य से सर्वे निपह भारतीय सम्मिलिता अभवन। और ये जो श्री वल्लभ भाई पटेल जो महोदय है, भगीरथी इनके प्रयत्नों के द्वारा और नीति चतुरता के द्वारा सर्वे निपह जो सभी राजा थे भारत में मिल जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं या सम्मिलित हो गए थे। अभवन आया है क्योंकि ये बहुत सारे राजा हैं, बहुवचन वाला है, तो अभवत अभवताम अभवन। तो किसका है ये? प्रथमा पुरुष का और बहुवचन। समस्तम भारतम अष्टविंशति राज्येषु विभक्तम अस्ति। और जो समस्त भारत जो था वो 28 राज्यों में बट गया था। तो उस समय ये 28 राज्यों में बट गया था। और राज्यना प्रधान राज्यपाल कथ्यन्ते। राज्य के जो प्रधान हैं उनको राज्यपाल कहा जाता है। अब तो यहाँ पर ये बदल चुके हैं, तो पहले की बात है, क्योंकि जो जैसा गद्यांश हो आपने तो क्वेश्चन जो उसी के अनुसार देने हैं। चाहे यहाँ पर अगर 20 भी होता तो अभी आपने 20 ही आंसर देना था। तो राज्य नाम प्रधान राज्यपाल कथ्यन्ते। राज्यों में जो प्रधान होता है, राज्य होता है, उसमें राज्यपाल प्रधान होता है। तो राज्य नाम प्रधान राज्यपाल कथ्यन्ते। राज्यों का जो प्रधान है उसको राज्यपाल कहा जाता है। राष्ट्रपति ही तेषां नियुक्तिं करोति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। और राज्यस्य अपि शासनम केंद्रवत मंत्री परिषदायतम भवति। और राज्यों में भी शासन जैसे केंद्र में होता है, इसी प्रकार से मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। जैसे केंद्र जो होता है उसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है, सभी की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति करता है। ऐसे ही राज्य में जो होता है राज्यपाल प्रमुख होता है और सभी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। और प्रधान सर्वोपरि मंत्री मुख्यमंत्री थी उच्चते। और इनमें सर्वोपरि जो मंत्री माने गए हैं वह मुख्यमंत्री को माना गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये गद्यांश है। और अब जो यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर जो वो भी आ जाते हैं। और इसके साथ ही आपके ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति आया था, तो जैसे यहाँ पर ये आया था, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हो। और राज्य में प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सर्वोपरि सर्वप्रमुख कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन आपने फिल करने हैं। और प्रथम जो क्वेश्चन है, आंग्ला नाम अंतिम प्रतिनिधि आसीत। अंग्रेज जो थे इनका अंतिम प्रतिनिधि कौन थे इनमें से? राजगोपालाचारी है, लॉर्ड माउंटबेटन है, वल्लभ भाई पटेल है या जनरल डायर है? तो यहाँ पर जो अंग्रेज जो थे इनका अंतिम प्रतिनिधित्व जो किया गया था तो ये किन के द्वारा किया गया था? और जैसे कि हमने गद्यांश में पढ़ा तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन है। तो ये जो जब 1948 ईस्वी थी, इसमें अंग्रेज़ों का जो अंतिम प्रतिनिधि थे या गवर्नर जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उसने श्री राजगोपालाचारी को अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिनिधि बनाकर अपने देश में चले गए थे। उसके बाद है भारतीय संविधान से निर्माण कार्य कदा समाप्तम। भारतीय संविधान जो था इसके बनाने का काम ये कब समाप्त हुआ था? 1948, 51, 52 या 50 में। तो भारतीय संविधान निर्माण कदा समाप्तम
और इसमें है ऑप्शन बी वाला, जैसे कि हमने गद्यांश में पढ़ा, तो ये हुआ था 1950 में। तो भारतीय संविधान का निर्माण कार्य कब हुआ? 1950 में समाप्त हुआ था। और इस समय वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ 395 अनुच्छेद हैं और 22 भागों में बटी हुई है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसके कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू हुए थे, जबकि शेष 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। इसलिए जो 26 जनवरी 1950 को क्या है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है स्वतंत्र भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत्। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं ये इनमें से कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद हैं, श्री जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल हैं या श्री शंकर दयाल शर्मा। तो प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया है यहाँ पर, और जैसे कि हमने अभी गद्यांश में पढ़ा तो ये थे श्री राजेंद्र प्रसाद है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जो गृह मंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है भारत से प्रथम प्रधानमंत्री का निर्वाचित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी या श्री वल्लभ भाई पटेल हैं। तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा तो ये थे ऑप्शन ए वाले, श्री जवाहरलाल नेहरू हो। और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिपरिषद जो था इसका गठन हुआ था 13 मई 1952 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है स्वतंत्रात् पूर्वम भारतीय प्रायः कति राजधानी आसन। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कितने राज्य थे? 500, 300, 700 या 600। तो स्वतंत्र होने से पूर्व भारत में जो राज्य मिले हुए थे तो इनकी संख्या थी 600। उसके बाद है संप्रति भारतीय कति राजधानी सन्ति। इस समय भारत में कितने राज्य हैं? 20, 30, 17, 19, 29। तो इसमें ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये 29 है। और जैसा गद्यांश में दिया होगा उसी के अनुसार आपने लिखना है, न कि अपनी तरफ से मिलाकर। उसके बाद है राज्यपाल से नियुक्ति ही कम करोति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही, उपराष्ट्रपति ही, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही। तो राज्यपाल की नियुक्ति जैसे कि हमने गद्यांश में पढ़ा तो ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 155, इनके अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, जो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अस्य गद्यांशस्य शीर्षक भवितुं शक्यते। ये जो गद्यांश है इसमें जो इसका निचोड़ कह सकते हैं कि ये पूरा गद्यांश किसके ऊपर है, तो वही पूछा गया यहाँ पर। इसका जो शीर्षक है ये कौन है? प्राचीन भारत है, प्रतंत्र भारत है, आधुनिक भारत है या भारत के शासक है। तो ये जो गद्यांश हमने पढ़ा था इसमें शीर्षक क्या था, किसके ऊपर था ये? और ये था ऑप्शन बी वाला, आधुनिक भारत के ऊपर। और इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? आधुनिक भारत होगा। और इस गद्यांश में स्वतंत्रता के बाद के भारत का वर्णन हुआ है, इसलिए इसका शीर्षक आधुनिक भारत रहेगा। तो ये तो थे गद्यांश यहाँ पर। और अब जो यहाँ पर जो पद्यांश जो हमारे आए हैं इसमें जो क्वेश्चन हैं उनको अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो हमारा यहाँ पर पद्यांश आया है, आपत्सु मित्रम जनियात युद्धे शूरम ऋणे शोचिम भार्याम क्षीणेषु व्यसनेषु च बांध्याम। कि जो मित्र जो होता है उसको विपत्ति में जाना चाहिए, परखना चाहिए। ऐसे ही शूरवीर को जो युद्ध होता है और ऋण होने पर जो उसकी पवित्रता उसको जाना चाहिए। और इसी प्रकार से जो पत्नी जो होती है उसको जो क्षीण जो पल होते हैं, कमजोर होते हैं या कह सकते हैं दुख के जो समय होता है उसमें जाना चाहिए। न च सभा यत्त न सन्ति वृद्धाः। तो न सा सभा यत्त न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम न असो धर्म यत्त न सत्यमस्ति न तत्सत्यम यत् चले न अभ्युपेतम। कि न सा सभा यत्त न सन्ति वृद्धा, ऐसी कोई सभा नहीं है जहाँ पर वृद्ध ना हो।
और न ते वृद्ध है ये न वदंती धर्मम, और ऐसे भी कोई वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न बताते हों, धर्म के बारे में न कहते हों। न सो धर्म यत्त न सत्यम अस्ति, और ऐसा भी कोई धर्म नहीं है जहाँ पर सत्य नहीं हो। और न तत् सत्यम यत् छलेन अभ्युपेतम, और ऐसा भी कोई सत्य नहीं है जो छल से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपद से मित्रम जानियात युद्धे सुरम ऋणे सूचिम, कि आपद क्या होता है? विपत्ति। विपत्ति में जो है मित्र को जानना चाहिए, युद्ध में सूरवीर को। और ऋणे सोचिम, और ऋण क्या है? जब व्यक्ति को जो है पैसे की जरूरत होती है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। या फिर ऋण देने व लेने के व्यवहार में सत्यता की परख की जानी चाहिए। भार्याम क्षीणेशु व्यसनेशु, और जो भार्य कौन होती है? पत्नी। और पत्नी जो है उसकी निर्धन अवस्था में, और व्यसनेशु चाहे बंध्यान, और संकट काल में बंधु जो होते हैं उनकी परीक्षा की जानी चाहिए। कि आपत्ति काल में मित्र की, युद्ध काल में वीर जो होते हैं उनकी, ऋण देने वाले व लेने के व्यवहार में सत्यता की, निर्धन अवस्था में पत्नी की, और संकट काल में बंधुओं की परीक्षा की जानी चाहिए। उनकी कह देते हैं कि दुख के घड़ी में ही जो अच्छा व्यक्ति होता है वो साथ देता है, तो उनकी परीक्षा की जानी चाहिए कि बुरे टाइम में कौन साथ दे सकता है। ऐसे यहाँ पर दूसरा है ये न सा सभा यत्तना संति वृद्ध, ऐसा कोई सभा भी नहीं है जहाँ पर वृद्ध ना हो। और वे वृद्ध भी न ते वृद्धा ये न वदंती धर्मम, और ऐसे भी कोई वृद्ध नहीं है जो धर्म के बारे में न बताते हों। और न सो धर्म यत्तना सत्यम अस्ति, ऐसा भी कोई धर्म नहीं है जहाँ पर जो जिसमें सत्य न हो। और न तत्सत्यम यत् छलेन अभ्युपेतम, और ऐसा भी सत्य नहीं है जिसे छल से प्राप्त किया जाए। उसके बाद है चंदनम शीतलम लोके चंदनादापि चंद्रमा, ये जो संसार है इसमें चंदन जो होता है उसको शीतल माना गया है। और चंदनादापि चंद्रमा, और चंदन से भी जो शीतल है वो चंद्रमा को माना गया है। चंदन चंद्रे और मध्य शीतला साधु संगति, चंद्रमा और जो चंदन है इनके बीच में जो शीतल जो माना गया है, शीतलता जो मानी गई है वो साधु संगति को माना गया है। अच्छे मित्रता जो होते हैं उनकी संगति को माना गया है। उसके बाद आ जाता है यस्य अस्ति वित्तम स नरकुलीन है स पंडित है स श्रुतवान गुणज्ञ है स वक्ता स दर्शनीय सर्वगुण कांचनम आसीनति ही, कि जिसके पास वित्त है मतलब धन है वही जो मनुष्य है कुलीन है, वही पंडित है, वही गुणों को जानने वाले हैं, वही कहने वाले हैं और वही देखने वाले हैं, क्योंकि सभी गुण जो होते हैं वो जो है धन में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये पद्यांश है, और उसके बाद इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है क्षीण से वितेषु कहा जानियात, क्षीण जो होती है उसमें किसको जानना चाहिए? मित्र, सोची, भार्य या बांधवजनों को। और इसमें क्या है? ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो जो भार्य जो होती है मतलब पत्नी, तो धन के अभाव में या मुसीबत में पत्नी को जानना चाहिए, उसकी परख की जानी चाहिए। तो धन के नष्ट हो जाने पर पत्नी की परख या जांच पहचान होती है, क्योंकि धन के क्षीण होने पर केवल पत्नी ही साथ देती है और सभी छोड़कर चले जाते हैं। और तो इतनी है, इतने जो व्यक्ति के पास धन है, पैसा है। ये धर्मम न वदन्ति ते भवन्ति, जो धर्म को नहीं कहते वे कौन होते हैं? सभा न वृद्धा न दस धर्मा न या सुरा न है। तो ऑप्शन सी वाला है। तो कौन नहीं होते? वृद्ध। जो धर्म को आचरित नहीं करते वे वृद्ध नहीं होते। यहाँ वृद्ध का तात्पर्य ज्ञानशील और धर्मचारी पुरुष से लिया गया है, न कि बुढ़ापे से। धर्म नियम का प्रावधान करता है, इसका जो अनुसरण करता है वह नियमित जीवन को अपनाता हुआ दीर्घकाल तक जीवित रहता है। आपने वो भी पंक्ति पढ़ी होगी कि व्यक्ति जो होता है अपनी उम्र जो है बाल सफ़ेद करने से ज्ञानवान नहीं होता है, वो अपना जो काम है उससे जान जाता है, न कि बाल सफ़ेद होने से। किसी की उम्र जो है वो बाल सफ़ेद होने से नहीं जान जाती है, बल्कि उसके अंदर जो क्वालिटी है, गुण है, उनसे जान जाती है। उसके बाद यत् छलेनाभिपेतम इति अस्य संदीप छेद अस्ति, इसमें संदीप छेद कौन सा है? यत् छलेनाभिपेतम, यत् छलेना, यत् छलेन, यत् छल इना अभिपेतम। तो इसमें कौन सी है? और इसमें ऑप्शन डी वाली मानी गई, यत् छलेन प्लस अभ्युपेतम। तो क्या है? दीर्घ संधि जो है उसका उदाहरण है। ना में क्या है? अ है, और यहाँ पर भी आ है, और अ को
दीर्घ यहाँ पर हो जाता है। तो आकाशवाणी दीर्घ है जो सूत्र है, यदि हर्षव अथवा दीर्घ अ इ उ री के बाद क्रमशः हर्षव या दीर्घ अ इ उ री हो तो इन दोनों के स्थान में अ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ और री ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये शायद दीर्घ री होगी। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं। उसके बाद है चंदनात् अपि अधिक शीतलः कवर्तते। चंदन जो होता है इससे भी जो शीतला ठंडा जो है यहाँ पर इनमें किन किन को माना गया है। चंद्र है, तारक है, सूर्य या साधक है। तो यहाँ पर जो चंदन से भी जो शीतल माना गया है ये चंद्रमा को माना गया है। संसार में चंदन सबसे अधिक शीतल माना जाता है, लेकिन चंदन से भी अधिक जो शीतल है वो चंद्र अर्थात चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा की शीतलता और चंदन की शीतलता दोनों को अलग अलग स्थानों पर संपुट मिला जोला से की गई है, और अर्थात चंदन उपमेय और चंद्र उपमान यहाँ पर हो जाता है। अब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इनके अंदर जो अलंकार आया है वो अलंकार कौन सा है। उसके बाद है क नरः कुलीन है, पंडित है, श्रुतवान गुणज्ञ है च भवति। तो कौन मनुष्य कुलीन, पंडित और श्रुतवान और गुणों को जानने वाले ये सभी के सभी माने गए हैं। यस्य विद्यास्ति जिसके पास विद्या है, धन है, वक्तृता बोलने की कला है या दर्शनीय है। तो यहाँ पर इनमें से किन्हें माना गया है। तो जिसके पास धन होता है वो उसके पास सभी कुछ होता है, इतना ही होता है इतना उसके पास धन है, क्योंकि जब धन नहीं है तो सभी उसको छोड़कर चले जाएंगे। तो जिस मनुष्य के पास धन है वही कुलीन है, वही पंडित है, वही श्रुतवान मतलब वेदों को जानने वाला है और वही गुणों को जानने वाला है। उसके बाद है सर्वे जनः किम् आश्रयन्ते। सभी जो व्यक्ति हैं वो किसका आश्रय लेते हैं, यौवन का, गुणतव का, कुलीनतव का या फिर कांचनम। तो सभी जो व्यक्ति जो हैं वो आश्रय लेते हैं, और सभी जो इसमें आश्रय लेते हैं जो ऑप्शन डी वाला है कांचन का, प्राय सभी लोग कांचन का आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं, और यह कहा भी गया है। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, तो ऑप्शन तो जो है डी वाला हो जाएगा। प्राय सभी लोग कांचन का आश्रय ग्रहण करते हैं। कांचन सोने को भी कहा जाता है और धन को भी कहा जाता है। विवेक के अभाव में हर प्राणी की यही गति है, जबकि मानव जन्म की सार्थकता कहाँ है, वह संप्रति संदर्भ को अपने विवेक के तराजू पर तोलना ही नहीं चाहता। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो कांचन जो है उसका अर्थ सोने से लिया गया है, धन से। वैसे कांचन जो अगर पर्यायवाची में आ जाए तो इसका मतलब सोना भी होता है। उसके बाद दर्शनीय है इति पदे प्रकृति प्रत्ययस्था। ये जो दर्शनीय जो आया है इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, दर्शनीय या अनियर या नियर। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला है। तो दृश्य तो इसमें धातु है और अनियर प्रत्यय है। अनियर में जो बाद वाला रा है इसका क्या है, लोप हो जाता है, इसको हो जाता है लोप, और अन्य जो है इसका शेष बचता है ये वाला। तो दृश्य धातु और अन्य प्रत्यय होकर दर्शनीय इसका बनता है। अनियर में अंत होने वाले शब्द मध्य उदात्त होते हैं और ये सभी धातु में लगाए जाते हैं। उसके बाद है संस्कृत भाषाएं शिक्षण प्रथम भाषा कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा के शिक्षण में जो प्रथम भाषा कौशल है वो माना गया है। भाषणम, लेखनम, श्रवणम या पठनम। तो संस्कृत भाषा के शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल है। संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल श्रवण होता है, क्योंकि सर्वप्रथम श्रवण से शिक्षण की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। संस्कृत भाषा के शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल श्रवण जो है उसको माना गया है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, एक एग्जाम में जो इनका एक क्रम जो है उस ये भी पूछा गया था। उसके बाद जो आ जाता है शिक्षणम इति पदस्य अर्थ है। तो शिक्षणम इति पदस्य अर्थ है। शिक्षणम जो है इस पद का क्या अर्थ है, लालनम है, प्रेरणम है, बोधनम है या फिर ज्ञानस्य संक्रमणम है। तो शिक्षणम क्या है, और इसका अर्थ जो है ऑप्शन डी वाला यहाँ पर माना जाएगा, ज्ञानस्य संक्रमणम। अब इसमें क्या कहा गया है, तो शिक्षण पद का जो यहाँ पर अर्थ जो हास्य है वो ज्ञान के संक्रमण से है। आज शिक्षा की यह अवधारणा हो गई है कि वह यन कालीन प्रकारण विषय विशेष का ज्ञान अर्जित कर अपनी जीविका का साधन बनाता है, जबकि शिक्षा सामाजिक और समाज के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान का
मानदंड होना चाहिए। तो ज्ञान संक्रमण जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है। उसके बाद आ जाता है संस्कृत भाषा शिक्षण से यत् प्रथम उद्देश्य भवति। संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम उद्देश्य है सांस्कृतिक है, कलात्मक है, ग्रहणात्मक है या फिर अभिव्यक्तित्व है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम उद्देश्य है क्या है? संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम उद्देश्य अभिव्यक्त तत्व और को माना गया है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो ये है ऑप्शन डी वाला, किसे माना गया है? अभिव्यक्तम को। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या है? अभिव्यक्तत्व है, क्योंकि अभिव्यक्ति यदि उचित नहीं होगा तो समझना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए अभिव्यक्ति संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य है। उसके बाद है संस्कृत भाषा शिक्षण कथम भवेत्। संस्कृत भाषा का जो शिक्षण है वो होना चाहिए संश्लेष से विश्लेष की ओर, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो संस्कृत भाषा का शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर तो संस्कृत भाषा या कोई भी भाषा है, सभी का जो विधि है वो एक ही जैसी है। और इसमें जो माना गया ऑप्शन बी को, तो ये सरल से कठिन की ओर होती है। सबसे पहले आसान विषय और उसके बाद धीरे धीरे जो मुश्किल विषय वो पढ़ाई जानी चाहिए। तो संस्कृत भाषा में शिक्षण कार्य सरलता से दृढ़ता की ओर होता है और संस्कृत जो इसको हिंदी की जननी कहा गया है। उसके बाद है व्याकरण शिक्षण से या नूतना रीति ही वर्तते। आगमन, निगमन, समविचार, उपयुक्त, सर्वहा, मतलब ये तीनों सभी, या पाठ्य पुस्तक रीति ही। तो व्याकरण शिक्षण की जो नूतन रीति है, नई जो रीति है वो कौन सी है? और ये ऑप्शन ए वाली है, आगमन निगमन। तो व्याकरण शिक्षण की जो नई रीति है आगमन और निगमन है। आगमन और निगमन रीति के द्वारा ही व्याकरण शिक्षण का पाठन होता है। व्याकरण शिक्षण, शिक्षण विधि और अंगभूत प्रमुख विधि ये श्रेष्ठ विधि कहलाती है। तो ये व्याकरण जो है व्याकरण से संबंधित होती है, आगमन निगमन विधि। निगमन विधि जो इसमें पहले नियम बाद में उदाहरण होते हैं, और जो ये आगमन विधि है इसमें पहले उदाहरण बाद में नियम होते हैं। उसके बाद आ जाता है संस्कृत शिक्षण से प्राचीन प्रणाली अस्ति। संस्कृत शिक्षण जो है इसकी प्राचीन प्रणाली में कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि है, पाठशाला विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि है या फिर उपयोग सर्वा प्रणाली है। तो ये संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली जो है इसमें कौन सी है? और यह ऑप्शन डी वाली उपयुक्ता सर्वा प्रणाली है, जिसमें प्रत्यक्ष, पाठशाला, पाठ्यपुस्तक ये सारी मानी गई है। उसके बाद क्वेश्चन है कक्षा अभिनय रीतो या प्रक्रिया भवती सा वर्तते है। कक्षा अभिनय के लिए जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी है? बालकः नाटक पात्राणाम अभिनयम कुर्वन्ति, शिक्षकः कथाया पात्रानुसार व्याख्यां करोति, प्रेक्षागृहे नाटकस्य प्रस्तुतिं ददति छात्रः या येषु एका नाम वर्तते। तो कक्षा अभिनय ऋतु में जो प्रक्रिया है वह क्या है? और उसको जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन बी वाला, शिक्षकः कथाया पात्रानुसार व्याख्यां करोति, या कई बार नाट्याभिनय विधि आप कह सकते हैं। जैसे कोई नाटक है उसमें अलग अलग पात्र होते हैं, ऐसी कक्षा में अलग अलग जो बच्चे हैं उनको अलग अलग पात्र बना दिया जाए और सभी को फिर अपना अपना संवाद बोलने के लिए कहा जाए। तो जैसे नाटक चलता है वैसे। तो ये ऑप्शन बी जो इसको माना गया है। कक्षा में अभिनय रीति जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह है शिक्षक सर्वप्रथम पात्रों के अनुसार कथा की व्याख्या करता है, छात्र उसको ग्रहण करते हैं, तद अनुसार अभिनय किया जाता है। उसके बाद है श्रुतलेखस्य का उपयोगिता वर्तते। हस्तलेखस्य शोभनाय, कक्षा नियंत्रणाय, वर्तनी गीताया, शुद्ध निवारणाय या उपयुक्त सर्वम। तो श्रुतलेखस्य का उपयोगिता, श्रुतलेख की उपयोगिता क्या है? और यह है ऑप्शन डी वाली उपयुक्त सभी, जिसमें हस्तलेख का शोभन है, कक्षा का नियंत्रण है, वर्तनीगत अशुद्धि का निवारण है, मतलब जो भी कोई अशुद्धियाँ होती है उसको दूर किया जाए। तो श्रुत लेखन जो इसकी उपयोगिता क्या है कि इससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का निराकरण होता है, जो भी कमी हो वो दूर की जाती है। प्राय वर्तनी में अशुद्धियाँ होती हैं और इसे श्रुत लेख के द्वारा ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है और इसके द्वारा कक्षा नियंत्रण भी किया जा सकता है। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पर आएगा। उसके बाद है मौन वाचन से अभ्यासम भवितव्य। मौन वाचन जो है ये होना चाहिए। तो ये कब होना चाहिए?
यदा कदा जब कभी भी, रात्रि के समय में, अनियमित रूप से या नियमित रूप से। तो मौन वाचन क्या हो, पहले तो हमें मौन वाचन ही पता होना चाहिए। जैसे हमने कोई लेसन पढ़ लिया और बाद में जा छात्रों को उसे याद करने के लिए कहा जाए, तो वे जो अब बिना बोले उसे याद करते हैं, तो वही हो गया मौन वाचन। और पद्यांश जो होता है वो मौन वाचन में नहीं होता है, गद्यांश जो होते हैं वही होते हैं, या क्वेश्चन वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर मौन वाचन जो इसका अभ्यास भवितव्य ये होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी में, तो किस में होना चाहिए, नियमित रूप में ये माना गया है। तो मौन वाचन का अभ्यास क्या नियमित रूप से होना चाहिए, क्योंकि इससे विषय वस्तु की समझ आसानी से होती है, इसलिए नियमित रूप से मौन वाचन ये किया जाना चाहिए। तो यही जा हमारी आज की क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।